Now, the last topic of the day is equalization levy and digital service tax. Equalization levy इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR, ठीक है, has issued the section 301 report and has slammed India's equalization levy as discriminatory and has asked India to roll it back, ठीक है. Although the political situation in USA is not very conducive to the political establishment, but still USTR has issued warnings to India and other countries like Spain and Turkey as well, ठीक है. What is equalization levy? India's imposition of OECD BEPS Action Plan 1 and what is BEPS? We are going to deal with these 4 issues. They are very important. They are very important from economics prelims and mains aspect. Both taxation के regarding जितने issues हैं या fiscal federalism जो भी है, अगर ऐसा आपको कोई issue देखता है तो please read it very carefully. Fiscal federalism in the sense कि what is the financial या fiscal relationship between center and states, ठीक है. ये taxation के regarding India में बहुत conflict है, ठीक है. India is not considered a very tax friendly country for foreign investments, ठीक है. We are going to deal. Now why news? Because USTR, United States Trade Representative, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इज अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. जितने भी वहां पे कंपनीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है ये बॉडी पूरे वर्ल्ड में. इट मेक्स श्योर that US companies are not being discriminated against in other countries and the norms of WTO, World Trade Organization, of fair and equitable market access are being provided. लेकिन primarily what it deals with is that identifies the trade barriers to US trade in form of intellectual property laws. सबसे important चीज ये है in form of intellectual property laws. Like there's a company called Netflix और Google और Amazon, इन सारी कंपनीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, ठीक है. तो व्हाट दीज कंपनीज डू इज दे डोंट ओपन ऑफिसेस अदरवेयर, लाइक दे डोंट ओपन देयर, दे डोंट ट्रांसफर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू अदर कंट्री, ठीक है. तो जो रॉयल्टीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हैं वो कहाँ जाती हैं? उन कंट्री यूएस में जाती हैं. क्यों? बिकॉज दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैव बीन रजिस्टर्ड एज एट पेटेंट ऑफिसेज इन यूएस. तो जो इंटरनेशनल लॉ ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट मैंडेट्स कि द रॉयल्टीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंट्री वेयर पेटेंट इज रजिस्टर्ड. फाइन. इट ऑल्सो सेज दैट नाउ व्हाट दिस स्पेशल 301 रिपोर्ट आइडेंटिफाइज इज ट्रेड बैरियर या trade barrier in the form of tariff, quota या denial of market access, ठीक है. It also says that compliance with WTO, even if a country is complying with WTO norms, that does not necessarily mean कि the country is not denying a market access to a US company. That means even if a country is complying with the WTO norms, still it can be categorized as the country denying market access to US companies, ठीक है. India is on a priority watch list, ठीक है. अब ये कंट्रीज का कैटेगराइजेशन करते हैं यूएसटीआर, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऐसे करके 4 कैटेगरीज हैं. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ठीक है. प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से ऊपर खाली एक कैटेगरी है दैट इज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, ठीक है. प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट WTO नॉर्म्स और सैंक्शंस इंपोज होते हैं. प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट भी नॉर्म्स और सैंक्शंस इंपोज कर सकता है यूएस, यूनिलेटरल नॉर्म्स और सैंक्शंस. और थर्ड वन इज WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके तहत भी जाके US कैन सीक रेमेडी. फाइन. नाउ व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी? वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है. दिस इज एंड प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी, दिस इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. प्लीज नोट दैट इट इज शिफ्टिंग, ठीक है. तो इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत पड़ी ही क्यों और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है. ओके. डिजिटल टैक्सेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल नेशनल टैक्स लॉज हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू अकोमोडेट द काइंड ऑफ बिजनेस. पहले क्या होता था? ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस होता था. कोई कंट्री अगर कोई कंपनी फॉरेन की आके इंडिया में अपना प्लांट लगाती थी तो देयर वाज अ ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस, दैट इज देयर वाज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट कंपनी इन इंडिया. तो इंडियन अथॉरिटीज को टैक्स दैट,
ठीक है. बट नाउ लाइक गूगल डज नॉट हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया. जो आप गूगल के ऑफिस देखते हैं वो R&D सेंटर्स और ये सारी चीजें हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन द टैक्सेशन लॉ. ठीक है. तो होता क्या था कि दीज कंपनीज लाइक यूएसए की कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल उबर, फाइन, इट इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया. ठीक. बट व्हाट दे से इज okay, this is India, they are doing business in India, but all the profits is being shifted to USA. ठीक है. ये तो बहुत सिंपलिस्टिक assumption हो गया. What these companies try to do is USA and India, they have high what taxation rates. US में effective taxation rate, corporate tax rate is effective corporate tax rate अगर हम बात करें तो is around 30%. इंडिया में इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज अराउंड 36%. इफेक्टिव मींस क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल. ठीक है. तो व्हाट दिस कंपनीज ट्राई टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल उबर विल ओपन अ होल्डिंग कंपनी इन मॉरिशस फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल आयरलैंड. आयरलैंड व्हाई? बिकॉज आयरलैंड में इफेक्टिव टैक्स रेट इज 0.1%. कॉर्पोरेट टैक्सेशन का रेट यहाँ पे 0.1% है. यूएसए में 30% है, इंडिया में 36% है. उबर विल ओपन, फॉर एग्जांपल उबर को छोड़ दे अगर गूगल की बात करें, ठीक है, तो गूगल हैज ओपनड एन ऑफिस इन होल्डिंग कंपनी ऑफिस इन आयरलैंड. आयरलैंड में पूरे गूगल का 4% रेवेन्यू है और 1% एम्प्लॉइज है. ठीक है. और यूएस में 26% रेवेन्यू है और 30% के अराउंड एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है यूएस में, इस पूरी गूगल कंपनी के. और पूरे बाहर की पूरी बाकी देशों में कितना हो गया? 30%, 26%. ठीक है. जो रिमेनिंग फॉर एग्जांपल 60% रेवेन्यू बाहर की कंट्रीज से आ रहा है और 30% के अराउंड एम्प्लॉयज बाहर एम्प्लॉयड है. लेकिन in 2014, Google reported that 70% of earning of Google was from Ireland. Now, how is that possible? Because what Google did was, it did not have a permanent establishment in India. It shifted all its profit to Ireland. Similarly, from USA, it shifted its profit to Ireland. तो यहाँ पे प्रॉफिट्स ही कम हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कम हो गए, तो आप टैक्स किस पे लगाओगे? करेक्ट. इंडिया में अलग एक लॉ है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, दैट इज इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉफिट तो स्टिल यू हैव टू पे अ बेसिक टैक्स दैट इज कॉल्ड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. ठीक है. तो दिस एनॉमली, ठीक है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस रन ऑन इंटरनेट, दे डोंट नीड टू हैव अ वेरी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. They only need internet connection. Fine. तो आयरलैंड में इनको टैक्स कितना देना पड़ा? 70% ऑफ इनकम पे 0.1%. ठीक है. तो व्हाट इज बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग? व्हाट हैपेंड वाज, इंडिया में टैक्स बेस इरोड हो गया. टैक्स बेस, ठीक है. टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस वो लोग हैं जिन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है. तो इंडिया में जो भी एडवर्टीजमेंट्स बेसिकली इन कंपनीज ने रन की है, फॉर एग्जांपल गूगल में एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो इंडिया में अगर किसी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई कंपनी है, इसने गूगल पे एड रन किया, फाइन, तो उस एड पे रेवेन्यू किसको हुआ? गूगल आयरलैंड को हुआ. क्यों? बिकॉज देयर इज नो गूगल इंडिया टू टेक दैट रेवेन्यू. तो द रेवेन्यू वेंट डायरेक्टली टू गूगल आयरलैंड और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज वर लाइक, वाह, हम क्या करें? लाइक दैट रेवेन्यू जनरेटेड इन इंडिया, इंडियन रेजिडेंट ने आपको पे किया, बट स्टिल यू डोंट हैव एनी, गूगल हैज नॉट पेड एनीथिंग बैक टू इंडिया. ठीक है. तो टैक्स बेस ऑब्वियसली इरोडेड. द इफ दिस कंपनी वाज एन इंडियन कंपनी, ठीक है, एंड इफ द पर्सन वाज अगेन एडवर्टाइजिंग ऑन दैट, ठीक है, ठीक है, अगर गूगल की जगह कोई और इंडियन कंपनी होती
और एक इंडियन रेजिडेंट, ठीक है, वो एड रन कर रहा होता अगर उस कंपनी पे, उस कंपनी की वेबसाइट पे, तो इंडिया में उसको टैक्स देना पड़ता, टैक्स बेस वाइडन होता। बट यहाँ पे टैक्स का इरोजन हो रहा है, टैक्स बेस का इरोजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले बंदे ने इसके साथ डील किया, गूगल के साथ। गूगल आयरलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, सारा रेवेन्यू यहाँ चला गया। अंडरस्टूड? और गूगल का रेवेन्यू कैसे आता है? एड बिजनेस से आता है। करेक्ट। नाउ देयर हैज बीन व्हाट? इरोजन ऑफ टैक्स बेस इन द ऑपरेटिंग कंट्री। इस कंट्री में टैक्स बेस का इरोजन हो गया। और प्रॉफिट कहां शिफ्ट हो गया? प्रॉफिट कहां शिफ्ट हो गया? प्रॉफिट शिफ्ट हो गया लो टैक्स कंट्री में, यानी 0.1% जहां पे टैक्स रेट है। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। टू एड्रेस दिस देयर वाज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान डेवलप्ड बाय OECD, ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो कंसेंसस ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ, ठीक है, देयर वाज नो कंसेंसस अमंग द कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉज कि डिजिटल कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनका ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस नहीं है, हाउ शुड वी टैक्स देम सो दैट दे डू नॉट अवॉइड डबल टैक्सेशन, ठीक है, या दे डू नॉट अवॉइड टैक्सेशन इन एनी ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो उससे बचने के लिए OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना, came up with a base erosion and profit shifting action plan, ठीक है। तो एक एक्शन प्लान पूरा इशू किया इन्होंने। इट वाज अ लिस्ट ऑफ एक्शन दैट नीड टू बी टेकन। द फर्स्ट एक्शन टू बी टेकन वाज इक्वलाइजेशन लेवी। The first action was equalization levy, imposing equalization levy. Equalization levy in the sense, equalization levy is a tax that is being imposed on a company that has a digital business that does not have a permanent establishment in a country, but still it is operating in that country, ठीक है। तो उसको वहां पे टैक्स करने के लिए एक इक्वलाइजेशन लेवी इंपोज किया गया। कैसे? तो इट वाज एन एक्शन प्लान रिकमेंडेड बाय OECD, ठीक है। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट दिस इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। 2016 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट इंपोज्ड इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, ऑन एडवर्टीजमेंट बिजनेस, ऑन एड्स, ठीक है, ऑन एडवर्टीजमेंट बिजनेस that were run by non-resident companies, for example Google, ठीक है। Google is a non-resident company, ठीक है। Google का ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, बट जो Google का इनकॉर्पोरेशन एज अ कंपनी वो आयरलैंड में या तो यूएस में है। तो रॉयल्टीज और सारा रेवेन्यू वहां जाता है, ना कि इंडिया के ऑफिस में आता है, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है थ्रू वेबसाइट और वो एड चला रहा है, तो 6% का डिडक्शन करना पड़ेगा। किसको? ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गूगल, फाइन, दिस इज गूगल, इट इज रनिंग अ वेबसाइट गूगल एड बिजनेस, ठीक है। दिस इज एन इंडियन कंपनी, फॉर एग्जाम्पल ABC Corporation is an Indian resident, is a resident company, ठीक है। That means this establishment is in India. तो if this company is going to run an ad on Google, fine. तो for example 1 लाख रुपीज, for example 2 लाख रुपीज का एक एड है, 2 लाख रुपीज का एड कैंपेन ABC कॉर्पोरेशन को गूगल की वेबसाइट पे चलाना है, ठीक है। तो जब ये पेमेंट करेंगे ABC कॉर्पोरेशन, तो दे विल हैव टू डिडक्ट 6%, ठीक है, ऑफ 2 लाख रुपीज, दैट इज 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, एंड दे विल हैव टू डिपॉजिट इट टू द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। दैट मीन्स 2 लाख रुपीज पे 2 लाख रुपीज का 6% यानी 12,000 रुपीज इनको
एबीसी कॉर्पोरेशन को इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को डिपॉजिट करना होगा. दैट इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी. हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प? नाउ व्हाट हैपेंस इज, इक्वलाइजेशन लेवी के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है कि दिस इज सिंस द इंडियन कंपनीज डोंट हैव दिस मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या दिस मच ऑफ डिजिटल प्रेजेंस. ठीक है, to compete with Google, Indian companies will obviously fail because Google is such a big corporation and it is not resident in India, still doing business in India and earning revenue. So what government said was, we will impose a cost on transaction that will help us tax the transaction. Secondly, it will increase the value of transaction as a cost. ठीक है, तो this person will now try to run the ad on some Indian company. That will bring a equalization between Google and some Indian ad running company. So this is why it is called equalization levy. ठीक है, because Google was, first of all, it was not present in India, still it was earning a revenue from India. Now there is a company in India, because Google is such a big corporation, this cannot compete with Google. तो उसको इक्वलाइज करने के लिए 12,000 रुपीज ओवर 2 लाख रुपीज हैज बीन इम्पोज्ड एज कॉस्ट टू द वन हु इज डूइंग बिजनेस विद गूगल. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी. इक्वलाइजेशन लेवी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोज्ड इन 2016. ठीक है, और टू द ट्यून ऑफ 6% ऑन एड बिजनेस. फाइन. Now equalization levy, as I told you, prior to this, India imposed GST as equalization levy 6%. USA has said that the said taxes are discriminatory and deny fair access to market. Okay, because this equalization levy is applicable only on non-resident companies that are not present physically in India. USA has also said that since 72% of companies facing this tax would be American, it would be against the WTO rules. ठीक है. हाँ, एक important चीज मैं बताना भूल गया. Finance Bill 2021 imposed a digital service tax on non-resident companies with turnover of more than ₹2 crore. अगर कोई non-resident company है, उसका turnover 2 crore से ज्यादा है, तो उनको 2%, एक बहुत ही मिनिमम 2% का टैक्स देना पड़ेगा as a form of equalization levy to run their business in India. तो prior to that, France has also announced GAFA tax, Google, Amazon, Facebook, Apple tax in 2019 to the tune of 3%, due to which USA imposed to counter this 3% tax, USA imposed 25% tariff on the goods worth 1.3 billion rupees. 1.3 billion rupees का 25% tax लगा दिया US में. ठीक है. These are all provisions under what? These are, I explained already what is BEPS. ठीक है, तो these are all provisions under what? WTO. what WTO का मैंडेट क्या है? WTO का मैंडेट है फ्री मार्केट, मतलब फ्री ट्रेड. ठीक है, फ्री ट्रेड फैसिलिटेट करना. फ्री ट्रेड हाउ? बाय फेयर एक्सेस टू द मार्केट, यानी फेयर एक्सेस टू द मार्केट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर. ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर.